हम्म, आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी खबरों, रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स के पन्नों को पलटने वाले हैं जो शायद हमारे न्यूज़ फीड में कहीं छुप गए हों। बिल्कुल। और जिनका हमारी जिंदगी, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन बहुत सीधा है, बिना किसी फालतू शोर शराबे के दुनिया भर में घट रही घटनाओं के असली मायने समझना। हाँ, क्योंकि सूचनाओं की बाढ़ में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ और इसका बड़ा असर क्या है। यही तो असली ज्ञान है। बिल्कुल। और जो लोग जो लर्नर्स कम समय में एक सटीक और परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक डेली करंट अफेयर्स मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। एकदम सही। हम इसे अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर समझेंगे, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और कला संस्कृति। और हाँ, हर खबर का स्टैटिक जीके कनेक्शन और सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं के लिए उसका महत्व भी डिकोड करेंगे। चलिए, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था की कैटेगरी से, यानी अमेरिका की राजनीति। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 का अपना स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण दिया। जो कि उनकी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हाँ, और मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनके अनुसार ट्रंप ने इमिग्रेशन, जीवन यापन की लागत और ईरान जैसे मुद्दों पर काफी आक्रामक रुख अपनाया। ऐसा लग रहा था जैसे ये मिड टर्म चुनावों के लिए एक सेट की गई चुनावी पिच हो। देखिए, अगर हम निष्पक्ष रूप से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला आया है। वो टैरिफ वाला फैसला। जी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जिसे IEEPA कहते हैं, उसके तहत ट्रंप द्वारा भारत और अन्य देशों पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ को खारिज कर दिया है। और ट्रंप ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है ना। बिल्कुल। उनका दावा है कि टैरिफ से अमेरिका की बचत हो रही है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो बढ़ते सार्वजनिक कर्ज की तस्वीर कुछ और ही कहती है। दावों और हकीकत में फर्क है। मैंने महंगाई के आंकड़े भी देखे। 2022 के मध्य में यह 9% थी। फिर जो बाइडेन के समय घटकर 2.9% हुई और अब 2.4% है। हाँ, और ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि अमेरिकी जनता टैरिफ नीति और इमिग्रेशन को लेकर काफी बटी हुई है। एप्स्टीन स्कैंडल में ट्रंप की कथित सम्मिलितता ने भी जनता को निराश किया है। और एक बात जो उन्होंने नहीं कही, मिनीपोलिस में आईसीई की छापेमारी में मारे गए 2 अमेरिकियों का जिक्र उनके भाषण से पूरी तरह गायब था। ये चीजें अक्सर राजनीतिक भाषणों से हटा दी जाती हैं। और ईरान के मुद्दे पर भी मध्य पूर्व में सेना बढ़ाने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो कूटनीति की उम्मीद कर रहे हैं और ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान को तो वो नंबर 1 आतंकी प्रायोजक मानते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो चुनावों में जनता इन सब विरोधाभासों का जवाब बैलेट बॉक्स से ही देती है। सही बात है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ स्टैटिक जीके का कनेक्शन ये है कि स्टेट ऑफ द यूनियन अमेरिका की एक ऐतिहासिक परंपरा है। आईईपीए और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। और परीक्षा विशेष के नजरिए से देखें तो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस पेपर 3 जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से लौटकर राष्ट्रीय और विज्ञान के मोर्चे पर आते हैं। भारत सरकार ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम कदम है, खासकर तब जब दुनिया भर में वैक्सीन विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका के 26 राज्यों में खसरे की महामारी इसका जीता जागता उदाहरण है। हाँ, और सर्वाइकल कैंसर के आंकड़े भारत में सच में बहुत भयावह हैं। 2022 में भारत में 1,27,000 से ज्यादा नए मामले आए और लगभग 79,000 मौतें हुई। इसके वैज्ञानिक पहलू को समझना बहुत जरूरी है। हाई रिस्क एचपीवी, विशेषकर स्ट्रेन 16 और 18, भारत में 80% सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दुनिया के उन बहुत ही दुर्लभ कैंसरों में से एक है जिसे वैक्सीन से काफी हद तक रोका जा सकता है। बिल्कुल, और वो भी एक सिंगल डोज वैक्सीन से। लेकिन वैक्सीन को लेकर भारत का इतिहास हमेशा इतना सीधा नहीं रहा है। 2009-10 के आंध्र प्रदेश और गुजरात के वैक्सीन ट्रायल की घटना, जहां 7 लड़कियों की मौत हुई थी। वो एक काला अध्याय था।
हालांकि आईसीएमआर ने अपनी जांच में साफ किया था कि वो मौतें सीधे तौर पर वैक्सीन से नहीं जुड़ी थीं। फिर भी लोगों में डर तो बैठ ही गया था। इसीलिए इस बार एएफआई यानी टीकाकरण के बाद होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट की बहुत सख्त निगरानी की जा रही है। कोल्ड चेन मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। और हमारी नेशनल स्क्रीनिंग भी तो बहुत कम है। मैंने पढ़ा है कि यह मात्र 1.9% है। हाँ, इससे बढ़ाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। श्रोताओं के लिए इसका स्टैटिक जीके कनेक्शन ये है कि डब्ल्यूएचओ ने सिंगल डोज की सिफारिश की है और साउथ ईस्ट एशिया रीजन यानी सीरो क्षेत्र में भारत सर्वाइकल कैंसर के 65% बोझ को अकेले वहन करता है। और परीक्षा के लिए इसे आप जीएस पेपर 2 की स्वास्थ्य नीतियों और जीएस पेपर 3 के विज्ञान और तकनीक से जोड़कर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और वापस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर चलते हैं। 25 और 26 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं। यह उनकी दूसरी इजराइल यात्रा है और इसकी टाइमिंग कूटनीतिक रूप से बहुत बहुत क्रूशल है। हाँ, क्योंकि गाजा युद्ध के बाद इजराइल अभी ग्लोबल साउथ में एक अभूतपूर्व कूटनीतिक अलगाव का सामना कर रहा है। और भारत का रुख हमेशा से फिलिस्तीन राष्ट्रवाद का समर्थक रहा है। लेकिन 2014 के बाद से इजराइल के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी भी बहुत मजबूत हुई है। तो ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, लाल सागर में संकट है, ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना का जमावड़ा है। और इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाले गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। और दूसरी तरफ वो इस्लामिक नाटो वाली चर्चा भी तो चल रही है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे भारत फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल से रक्षा व्यापार के बीच एक नाजुक संतुलन बना रहा है। रक्षा व्यापार से याद आया, पिछले एक दशक में भारत ने इजराइल से करीब $2.9 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। भारत इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा बाजार है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 34% है। आपको मई 2025 का वो सैन्य टकराव याद होगा? पाकिस्तान के साथ जो 88 घंटे का टकराव हुआ था। हाँ, उस समय इजरायली तकनीक भारत के लिए बहुत निर्णायक साबित हुई थी और इस यात्रा में आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को पुनर्जीवित करने पर भी जोर रहेगा। इसका स्टैटिक जीके वाला हिस्सा बहुत रोचक है। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय मोशे दयान की गुप्त भारत यात्रा हुई थी। फिर 1992 में हमने पूर्ण राजनयिक संबंध बनाए। और ये मत भूलिए कि आगामी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, जहां इजराइल को लेकर चर्चाएं काफी गर्म हो सकती हैं। परीक्षा के लिए यह जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति और मध्य पूर्व की भू राजनीति के लिए सीधा सवाल बन सकता है। एकदम सही। चलिए अब कूटनीति से निकलकर अपने ही समाज और कानून के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हैं। हाल ही में गाजियाबाद में 3 लड़कियों की जो दुखद मौत हुई, उसने भारत में डिजिटल लत से निपटने वाले कानूनी ढांचे की कमियों को उजागर कर दिया है। इस घटना ने सच में ब्लू व्हेल चैलेंज की खौफनाक यादें ताज़ा कर दी हैं। बिल्कुल, ये मौतें सीधे तौर पर ऑनलाइन गेमिंग और जो ये नया डिजिटल फैन कल्चर है, उससे जुड़ी हुई पाई गई हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारे कानूनों की खामियां हैं। अगर आप आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 को देखें तो वो टेक कंपनियों को एक तरह का बचाव दे देती है। और जो नया कानून आया है, प्रोगा 2025, वो मुख्य रूप से पैसे वाले गेम्स यानी जुए और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाता है। लेकिन जो इमर्सिव सोशल या रोल प्ले प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को फंसाते हैं, हाँ, जिनके एल्गोरिदम और रिवॉर्ड साइकिल बच्चों को एडिक्ट बना देते हैं, वो प्लेटफॉर्म्स किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते। दुनिया के बाकी देश तो इस पर बहुत सख्त हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की बात की है। यूरोपीय संघ के जीडीपीआर में बच्चों के डेटा के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है। और यूके का एज अप्रोप्रिएट डिजाइन कोड भी है। लेकिन भारत का जो डीपीडीपी एक्ट 2023 है, वो बच्चों को संवेदनशील तो मानता है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ प्राइवेसी पर है ना? बिल्कुल, प्राइवेसी पर है, लेकिन प्लेटफॉर्म डिजाइन से जो मानसिक नुकसान हो रहा है, उस पर हमारा कानून मौन है। स्टैटिक जीके के नजरिए से देखें तो ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसमें गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल हैं। श्रेया सिंगल मामला या ब्लू व्हेल से जुड़ा स्नेहा कलिता मामला इसके बेहतरीन उदाहरण है। और परीक्षा विशेष के लिए जीएस पेपर 2 की सरकारी नीतियों
और जीएस पेपर 4 के नीति शास्त्र यानी कॉर्पोरेट एथिक्स और प्लेटफॉर्म डिजाइन से जुड़ता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे समाज को विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब अपनी इस चर्चा के आखिरी खंड की तरफ चलते हैं, जो कला एवं संस्कृति से जुड़ा है। लुटियंस की दिल्ली, क्या ये विदेशी है या अपनी? ये एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है। एडविन लुटियंस द्वारा बसाई गई नई दिल्ली को अक्सर हम साम्राज्यवादी प्रतीक मानते हैं, लेकिन एक बहुत ही शानदार आर्टिकल में पढ़ा कि भारतीय जनमानस में ये गहरे तक रच बस गई है। अगर आप इसकी तुलना चंडीगढ़ से करें, जिसे आजाद भारत में ली कार्बूजियर ने बनाया था, तो आप पाएंगे कि लुटियंस की दिल्ली को भारतीय अपना ज्यादा मानते हैं। इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1912 में जब लुटियंस को नई दिल्ली डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था, तब तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की दूरदर्शिता काम आई। उन्होंने लुटियंस को मजबूर किया कि वो भारतीय वास्तुकला को अपनी डिजाइन में शामिल करें, ताकि भारतीय लोग इसे पराया ना समझे। बिल्कुल। लुटियंस ने सांची के स्तूप, छतरियां, छज्जे और जालियों का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और एक नया दिल्ली ऑर्डर इजाद किया। राष्ट्रपति भवन के गुंबद पर सांची का प्रभाव तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब ये है कि लुटियंस की वो हाइब्रिड वास्तुकला पूरी तरह से अनूठी है और अब वो भारतीय पहचान का हिस्सा बन चुकी है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो लुटियंस ने भारत में वास्तुकला को एक पेशे के रूप में स्थापित किया। उससे पहले ये काम जाति आधारित स्थपतियों तक ही सीमित था। सही कहा। स्टैटिक जीके के लिए 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट याद रखना जरूरी है, जिससे भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ी थी और इसी ने अंग्रेजों को वास्तुकला में भारतीय टच देने पर मजबूर किया। और ये विषय जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति और आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए बहुत अहम है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बहुत साफ उभर कर आती है। हो डिजिटल लत हो या हमारी सांस्कृतिक पहचान, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। नीतियां और डिजाइन, चाहे वे भौतिक हो या डिजिटल, हमारे जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे एडविन लुटियंस ने पत्थरों और ईंटों से एक ऐसा भौतिक ढांचा बनाया जिसने भारतीयों की मानसिकता को प्रभावित किया। लेकिन आज के दौर में टेक कंपनियां एक अदृश्य डिजिटल आर्किटेक्चर बना रही हैं, जिसका भयानक असर हमें गाजियाबाद जैसी घटनाओं में देखने को मिल रहा है। तो सोचिए, क्या हमें अब अपने डिजिटल स्पेसेस के लिए भी एक नए लुटियंस की जरूरत नहीं है, या एक ऐसे नए सख्त डिजाइन कोड की जरूरत नहीं है जो हमारे समाज की मानसिकता और हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सके? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विचार पर स्वयं मंथन कीजिएगा। ज्ञान की इस यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद।